हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजे में स्वागत है और मैं आपका टीचर अमित जैन। जैसे कि आपको पता है हमारा टॉपिक डिटर्मिनेंट का चल रहा है। डिटर्मिनेंट की 4.1 एक्सरसाइज हमने पहली वीडियो में की है। अब हम सेकंड वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 करने जा रहे हैं। और 4.2 करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं और प्रॉपर्टीज़ बेस्ड क्वेश्चन है, तो पहले आप उन प्रॉपर्टीज़ को समझ लीजिए। आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज़। इन प्रॉपर्टीज़ के बिना आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस्ड हैं। तो आइए सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या आती है। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिसेस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स ट्रांसपोज। क्या कहता है, एक मैट्रिसेस लीजिए और एक उसका ट्रांसपोज लीजिए, दोनों के डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करिए, दोनों इक्वल आएंगे। ये मैंने आपको पहली वीडियो में भी प्रॉपर्टी बताई थी कि किसी रो और किसी कॉलम के लिए भी आप डिटर्मिनेंट सोल्व करते हैं तो आंसर सेम आता है। और ट्रांसपोज में क्या होता है, रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं। तो रो और कॉलम इंटरचेंज हो गए तो होने दीजिए, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आइए देखते हैं। चलिए इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। 2 के लिए क्या आएगा, इसका कॉलम और इसकी रो, इसकी रो और इसका कॉलम, कॉलम और रो दोनों छोड़ देंगे आप। तो 6 × 6 -14 -3 के लिए इसका रो छोड़ देंगे, इसका कॉलम छोड़ देंगे। 5 × 5 -21, 5 × 5 -21। अब आइए 4 के लिए, 4 के लिए इसकी रो और इसका कॉलम दोनों छोड़ देंगे आप। ये रो है 4 की और ये कॉलम है। 5 × 2 = 10 -18। ठीक हो गया, देख सकते हैं आप, ये वैल्यू आपको पता भी होगी, डिटरमिनेंट आपको देखना आ गया है। आइए अब देखते हैं क्या आएगा। 6 - 14 -8, 5 - 21 -16 एंड 10 - 18 -8। चलिए देखते हैं। -16 + 48 -32, ये बाय चांस 0 आ गया। चलिए ये बाय चांस 0 आ गया, और जब 0 आ गया तो अब हम इसका वैल्यू देखेंगे कि रो और कॉलम इंटरचेंज करने के बाद, मीन्स ट्रांसपोज लिखने के बाद क्या आंसर आता है, क्या 0 ही आता है। चलिए चेक करते हैं क्या 0 ही आएगा। टू थ्री फोर 5 6 7 5 6 7 3 2 1। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 6 × 1 = 6 -14। ठीक, अब -5 के लिए, -5 के लिए रो और ये कॉलम छोड़ देंगे आप। 3 2 4 1, 3 × 1 = 3 है ना, 3 × 1 = 3 -4 × 2 = 8। अब इस 3 के लिए करेंगे, इस 3 के लिए ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे। 3 7 × 21 -24। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। 2 -8 -5 3 - 8 -5 21 -24 -3, तो -16 + 25 -9, -16 -9 लीजिए। तो कहता है रो और कॉलम इंटरचेंज करना है। रो और कॉलम इंटरचेंज करने का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज। तो आप अगर ट्रांसपोज और सिंपल मैट्रिसेस दोनों का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो सेम आता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने ट्रांसपोज किया है या नहीं किया है। इसका मतलब ये हुआ किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अगेंस्ट, किसी भी रो और कॉलम जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो वैल्यू बिल्कुल सेम आएगी। ये आप यहां देख सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। इसी क्वेश्चन के लिए देखेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी में कहता है कि अगर एक रो और एक कॉलम, कोई सा एक रो और कोई सा एक कॉलम अगर आप इंटरचेंज कर देते हैं, कोई सा एक रो दूसरी रो से, कोई सा एक कॉलम दूसरी कॉलम से केवल एक बार इंटरचेंज करते हैं तो आंसर में एक माइनस का फर्क आएगा। लेकिन इस आंसर में तो 0 आ गया, माइनस का फर्क तो आने का नहीं है। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपके लिए 4 छोड़ के कोई और नंबर रख रहा हूँ, तो 4 के प्लेस पे मैं आपको यहाँ पर 1 लिख कर दे रहा हूँ। 1
तो आइए 1 के लिए करते हैं। बाकी 1 के लिए और कोई चेंज होगा नहीं होगा चेक कर लेते हैं, क्योंकि रो हर बार छोड़नी है आपको। कॉलम ये सेकेंड बार में ये कॉलम रो, क्योंकि फर्स्ट रो तो आपको लेनी ही नहीं है, तो 1 रखते हैं हम यहाँ पे। और 1 -8 -8, ठीक। तो आपके पास 16 - 8 24 हो गया, तो आपके पास आंसर आ गया +24। तो देखिए अब अगर ये मैट्रिसेस है तो आंसर आपके पास +24 आ गया। तो आइए +24 के लिए चेक करते हैं कि अगर एक रो और एक कॉलम आपस में इंटरचेंज होते हैं तो क्या आंसर में डिफरेंस आता है। चलिए देखते हैं। ये मैं एक कॉलम चेंज कर रहा हूं, ठीक है। कॉलम चेंज करना आपको पता है कैसे लिखते हैं, C1 डबल एरो C2, ठीक है ना, C1 डबल एरो C2। तो जब आप ऐसे करते हैं तो यहां माइनस लगता है, मैं आपको बता दूं बाहर माइनस लगता है, बाहर माइनस लगता है, लेकिन आपने माइनस नहीं लगाया तो इसका मतलब आप एक नया क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। तो चलिए मैं एक नया क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, ये इसका आंसर देखते हैं क्या आ रहा है नए क्वेश्चन का, ठीक है। इससे कोई लेना देना नहीं है, केवल हमने इंटरचेंज की है, नया क्वेश्चन बनाया है। इस नए क्वेश्चन का आंसर चेक करते हैं कि इंटरचेंज होने के बाद नए क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। 3 के लिए देखते हैं। 3 के लिए ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे आप, तो 5 × 1 = 5 -21। अब 2 के लिए -2 के लिए आप देखेंगे ये कॉलम और ये रो गया, तो 6 7 2 1, तो 6 × 1 = 6 -14। 1 के लिए देखें आप, ये कॉलम और ये रो गया, तो 6 3 = 18 -10। चलिए देखते हैं, इंतजार है हमें भी आंसर का, क्या आंसर आता है। बड़ी बेसब्री से इंतजार है आंसर का कि -24 आ रहा है नहीं आ रहा है। -48 +16 +8 प्लस के 24, लीजिए -24 आ गया। तो जब आपने इस डिटर्मिनेंट का आंसर निकाला तो डेट इज 24, जब आपने इस डिटर्मिनेंट का आंसर निकाला डेट इज -24, ठीक है। तो आपने देखा एक रो और एक कॉलम को अगर हम चेंज करते हैं इंडिविजुअली आपस में तो उससे आंसर में माइनस का एक फर्क आता है। अब बच्चा कहता है सर मैं 2 बार चेंज करता हूं, अब मैं इसको इससे चेंज करूंगा। पहले तो ये यहां पड़ रहा है और ये यहां आ गया, अब सर मैं इसे उठा के यहां से भी यहां ले जाऊंगा और इसको यहां लेके आऊंगा, यानी कि 2 बार इंटरचेंज, 1 टाइम सेकेंड टाइम, ये आंसर प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। करके देखें आप, इसको इधर ले जाएं, इसको इधर C2 और C3 में इंटरचेंज करके देखें तो आंसर प्लस हो जाएगा। तो आइए इस रूल का थोड़ा सा यूज करते हैं, इसको और समझते हैं हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर। अगर 2 बार रो या 2 बार कॉलम या 1 बार रो 1 बार कॉलम मीन्स 2 बार इंटरचेंज कर रहे हैं तो आंसर में कोई चेंजेस नहीं आने के। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इक्वल्स टू -4 5 6 1 2 3 7 8 9। देखिए इसको मैंने इसके साथ इंटरचेंज कराया तो एक माइनस आ गया। अब ये कॉलम इंटरचेंज कराया था C1 C2, लेकिन अब मैं कॉलम इंटरचेंज नहीं करा रहा हूं, अब मैं रो इंटरचेंज कराऊंगा तो आंसर प्लस में आ जाएगा। तो मान लीजिए इसको इससे इंटरचेंज कराया तो 5 2 8 5 2 8 4 1 7। तो मीन्स कभी आप रो चेंज कराएं कभी कॉलम चेंज कराएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक रो या एक कॉलम चेंज करने का एक आंसर आपका माइनस में आएगा। और एक बार में आप एक ही रूल अप्लाई करेंगे इंटरचेंजिंग में। जब आप इंटरचेंज करते हैं ये नहीं है कि एक साथ दोनों, ये दोनों रूल आप एक बार में लगा दें ना, एक बार में लगाएंगे। पहले C1 का लगाया C2 के साथ, फिर R1 का R2 के साथ, ये अलग अलग लगेंगे। चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। Next property is if we have element of 2 row or 2 column are equal 2 3 2 3 2 4 5 6 means if 2 rows or 2 columns have equal element or same element then this will be 0, value of determinant will be 0. Let us see
2 के लिए एक्सपेंड करते हैं, 5 2 जा 10 माइनस 18 -4, -4 के लिए एक्सपेंड करते हैं, 3 2 जा 6 2 3 जा 6। अब 2 के लिए एक्सपेंड करेंगे, 6 3 जा 18 -10। ठीक है ना, सिंपल है। देखते हैं कि क्या ये प्रॉपर्टी सही है कि अगर 2 कॉलम या 2 रो कोई से भी इक्वल हो तो आंसर 0 आता है। -8 दिस इज 0 एंड 18 -10 8 2 8 जा। अरे वाह। अगर कोई से 2 रो या 2 कॉलम इक्वल होते हैं एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। ठीक हो गया, तो ये जो है डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। क्लियर हो गई है। तो इस प्रॉपर्टी को हम ऐसे भी कहते हैं, इसको समझने वाली बात यह है कि अगर हम इसके अंदर रूल लगाएं C1 - C3, देखते हैं C1 - C3, तो 2 - 2 0, 3 - 3 0, 2 - 2 0, बाकी एज इट इज रहेंगे। ठीक है ना, C1 - C3 लगाया आपने, 0 आ गए। तो ये वैल्यू भी पता लगी। एक और नया रूल पता लगा, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और ए कॉलम इज 0, मीन्स अगर पूरी रो या पूरी कॉलम 0 है, पूरी रो 0 है या पूरी कॉलम 0 है, तीनों एलिमेंट 2 by 2 की होगी तो दोनों एलिमेंट, तो अगर सारे एलिमेंट किसी रो के या किसी कॉलम के 0 हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। और ये 0 कब होती है? जब 2 रो या 2 कॉलम इक्वल होंगे। 2 रो या 2 कॉलम इक्वल हो या कोई रो या कॉलम की वैल्यू, ऑल एलिमेंट्स की वैल्यू 0 हो तो डिटर्मिनेंट 0 होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट, क्योंकि इसका आंसर हमारे पास 0 आया था तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज ले लेता हूँ, अगले के लिए 3 ले लेता हूँ। ठीक है, अब क्या कहता है, अगर किसी रो और या कॉलम को किसी एक स्केलर से मल्टीपल करते हैं, स्केलर नंबर है ना, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी उतने ही टाइम्स आएगा। बड़ी अच्छी चीज़ है, देखते हैं इसका आंसर, देखते हैं कितना आता है। 2 के लिए आएगा 5 2 10 -18 -4, -4 के लिए क्या आएगा, 3 2 6 -3 2 6 0 +3, 3 के लिए क्या आएगा चेक करते हैं, 3 6 18 -10, चलिए 10 -18 -8 और 3 × 8 that is -16 and that is 24 and we get 8। चलिए देखिए, इसको तो आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल, इस रो के अगेंस्ट हमने सिंप्लीफाई कर लिया, 8 आंसर आ गया। अब वो क्या कह रहा था कि अगर किसी रो को, अगर आप किसी खास नंबर से या किसी कॉलम को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी उतने ही टाइम्स हो जाएगा। लेट अस चेक, मैं इसको 262 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से। ठीक है, 2 4 3 3 5 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 4 12 4, देखते हैं आंसर 16 आएगा क्या। चलिए चेक करते हैं कि आंसर 16 आएगा क्या। चलिए देखते हैं 2 के लिए, ये रो सॉरी और ये कॉलम, 5 4 जा 20 -36। 4 के लिए 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। 3 के लिए, इस 3 के लिए कितना आएगा, 12 3 जा 36 -20। तो आइए देखते हैं, अब कैमरे में फोकस आ गया होगा इसका। तो आइए देखते हैं 20 -36, 20 -36 माइनस के 16, ये 0 और ये आपके पास 36 -20 16, तो -32 + 48, 48 -32 कितना आ गया 16। देखिए ये 8 ये 16, तो क्या कहा हमने, 2 से मल्टीप्लाई किया था तो आपके पास 16 आ गया 2 से मल्टीप्लाई। तो रूल क्या लगा है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस को आप किसी एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट भी उतने ही टाइम्स हो जाएगा। ठीक है ना, डिटर्मिनेंट की वैल्यू उतने ही टाइम्स हो जाएगी। तो ये आपको प्रॉपर्टी नंबर 4 हो गई। ठीक है ना, तो ये प्रॉपर्टी नंबर
4 हो गई, ठीक है ना। 3 में मैंने आपको बताया था, 3 में आपको प्रॉपर्टी में बताया था कि इफ 2 रोज और 2 कॉलम्स आर इक्वल एलिमेंट उनके, देन डिटर्मिनेंट विल बी 0। ठीक हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या कहता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझने वाली प्रॉपर्टी है। कहता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट के पूरी रो, कोई सी भी रो तीनों में से, या कोई भी कॉलम, अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो तीनों रो या तीनों कॉलम में से किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के एलिमेंट को, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के तीनों एलिमेंट्स को हम ब्रेक कर सकते हैं और उस ब्रेक को हम 2 डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ सम। ठीक है, आइए समझते हैं इस बात को, कहना क्या चाह रहे हैं हम। मान लीजिए आपके पास ये डिटर्मिनेंट है और डिटर्मिनेंट में मानते हो a प्लस बी के, बी प्लस सी के, सी प्लस डी के, और यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ कुछ भी है आपके पास, तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ ए डी, बी बी सी, सी सी एफ प्लस बी के सी के डी के। तो जो ये मैट्रिसेस है बी के सी के डी के, इसकी एक अलग मैट्रिसेस मैं बना सकता हूँ, डिटर्मिनेंट सॉरी, इसका एक अलग डिटर्मिनेंट मैं फॉर्म कर सकता हूँ और ये फॉर्म हो गया। 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट में मैं फॉर्म कर सकता हूँ और ये फॉर्म हो गया। और ये प्रॉपर्टी वाइडली यूज होती है। इसको फिलहाल आप देखें, जब क्वेश्चन में यूज होगी आपको तभी समझ में आएगी कि आप किसी भी एलिमेंट को, ये सिंगल एलिमेंट है, आपको लग रहा है ये 2 एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है, मान लीजिए, ये समझिए आप। एक्चुअल में मैंने अभी वीडियो देखी बाद में, तो वो वीडियो वहाँ पर अटक गई थी, तो ये तो लिखा गया है, इसको मैं बता रहा हूँ आपको। तो क्या कहा मैंने कि ये वाइडली यूज होगी, ठीक है ना। इसको वाइडली यूज होने में क्या है, अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर नंबर 40, 50, 60 सपोज किया, आपको ये देखना है ना ये कैसे यूज हो रही है। मान लीजिए 40, 50, 60 सपोज किया, तो 40 को क्या लिखूंगा मैं, 40 को मान लीजिए 30 + 10, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ तो हम आइडिया लगा रहे हैं। मान लीजिए 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 30 + 20, 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 30 + 30, बाकी सब एज इट इज रहेंगे, ठीक है ना, बाकी एलिमेंट एज इट इज रहेंगे। तो अब वो क्या कहते हैं कि जो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी और जो इन दोनों अलग अलग डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी, उनका सम और ये वो इक्वल आंसर देंगे। ये दोनों का डिटर्मिनेंट का सम और ये डिटर्मिनेंट इक्वल आंसर देंगे। तो मींस अगर किसी रो के सारे एलिमेंट या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट को आप ब्रेक करते हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या रिक्वायरमेंट है, तो आंसर में कोई चेंजेस नहीं आता है, ठीक है ना। तो वो रिक्वायरमेंट क्या होगी मैं भी आपको बताऊंगा इसमें। तो अब ये तो हो गई आपके पास इसको ब्रेक करने वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या कहता है कि किसी रो या किसी कॉलम को किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई कीजिए। स्केलर मैंने आपको बताया था कि एक नंबर होता है, किसी रो या किसी कॉलम को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए और उसे दूसरे रो है तो रो में और कॉलम है तो कॉलम में ऐड कर दीजिए। डिटर्मिनेंट विल नॉट बी चेंज, ठीक है, डिटर्मिनेंट विल नॉट बी चेंज। आइए देखते हैं। ये मान लीजिए हमने क्वेश्चन सपोज किया है और हमने कहा कि C1 के अंदर चेंज लाना है, तो C2 और C3 तो एज इट इज रहेगा, कॉपी कर लिया आपने। C3 को K से मल्टीप्लाई कर दीजिए, G के, H के, I के, और उसको C1 में ऐड कर दीजिए। देखिए C1 में G के, H के, I के ऐड कर दिया। देखने में 2 डिफरेंट डिटर्मिनेंट लग रहे हैं, लेकिन जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर बिल्कुल सेम आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, दोनों के आंसर बिल्कुल सेम आएंगे, कोई चेंजेस नहीं आएगा। चलिए देखते हैं, दोनों का एक एक एग्जाम्पल करके देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है और ये क्या कहना चाह रहा है। देख लेते हैं वीडियो अटकी तो नहीं है, पता लगा फिर वीडियो अटक गई। चलिए चल रही है, आइए देखते हैं। 18, 20, 20, 30 मान लीजिए ये नंबर लिए हैं मैंने। अभी हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे लेते हैं हम 15, 17,
27,532। चलिए अब देखते हैं उसने क्या कहा कि हम इसको दो में ब्रेक कर सकते हैं क्या। बिल्कुल 18, 20, 30 को मैं ब्रेक करूंगा। 18 को ब्रेक करूंगा मैं 15 + 3 में, 15 + 3। 20 को मैं ब्रेक करूंगा, 20 को ब्रेक करूंगा मैं 17 + 3, 17 + 3। बाकी को एज इट इज ही रखना है आपको। थर्टी को ब्रेक करूंगा 27 + 3। देख लीजिए तो मैंने कैसे ब्रेक किया, मैंने इस तरह से ब्रेक किया कि जो ये वाली रो है ये इस रो के इक्वल आ जाए। देख लीजिए रो R1 R2 के इक्वल आ गई। इसको ब्रेक किया मैंने 15 + 3, इसको 17 + 3, इसको 27 + 3। तो दो रो और दो कॉलम इक्वल आ गई, तो ये तो 0 हो गई, ये तो 0 हो गई। अब क्या कहता है कि इसका आंसर इसके आंसर के इक्वल आएगा, बिल्कुल आएगा। इसका आंसर और इसका आंसर बिल्कुल इक्वल आएगा, गारंटेड इक्वल आएगा। चलिए देखते हैं क्या वाकई आएगा। नहीं मैं नहीं देखूंगा, आप खुद देखेंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन करा दिए डिटरमिनेंट निकलवाने के, तो ये आप खुद ट्राई करेंगे और इसका आंसर सेम आता है या नहीं आता है। और कमेंट बॉक्स में मुझे आप जरूर बताएंगे कि आंसर सेम आया या नहीं आया। अब देखते हैं लास्ट प्रॉपर्टी जो हमारी 6th प्रॉपर्टी थी, जिसमें हमने किसी रो को k से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में ऐड करवाया था। क्या ऐसा पॉसिबल है, आइए देखते हैं। देखिए इसके अंदर प्रॉपर्टी में क्या लगाऊंगा, इसके अंदर मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा कि R2 के अंदर R1 के अंदर चेंज लाना है और R1 में मैं ऐड करूंगा -5R2। देखिए R1 के अंदर -5R2 मैं ऐड करने जा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं -5R2, इसको -5 से मल्टीप्लाई कीजिए, -5 से 5 3 15 0, बाकी एज इट इज रहेंगे। इसको 5 से करिए, 5 2 10 10 -0 -20 20 0। लीजिए अगर एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो तो आंसर 0। देखिए इस प्रॉपर्टी से मुझे कितना बेनिफिट मिला, इस प्रॉपर्टी से बेनिफिट कितना मिला, क्वेश्चन मुझको सोल्व करने में इजी हो गया। मैं डायरेक्ट भी डिटर्मिनेंट निकाल सकता था, लेकिन जो बुक में हमारे शुरू के 7-8 क्वेश्चन है उसके अंदर यही कहा गया है, विदाउट एक्सपेंडिंग बाय अप्लाइंग प्रॉपर्टी। तो इस तरह से और इस तरह से केवल प्रॉपर्टी लगा के आपको सिंप्लीफाई करना है विदाउट एक्सपेंडिंग। ठीक हो गया। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको सारी प्रॉपर्टी बताई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस एक्सरसाइज के सेलेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि एक्सरसाइज ज़्यादा ही बड़ी है। तो केवल आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन जो मुझे लगता है आपसे नहीं हो पाएंगे उनके सोल्यूशन आपको दिए जाएंगे। और चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।